बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान इल्म अचीवर के PYQ सीरीज में आपका वेलकम करता हूँ। आज हम लोग केमिस्ट्री के 10th क्लास के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वैसे तो हायर क्लास में इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है और ये 10th क्लास के केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है AMU एंट्रेंस के हिसाब से। और पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसमें दो पार्ट में डिस्कस करने का फैसला लिया है। तो पार्ट 1 को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने किया ये है कि एक जैसे जितने सवाल हैं उनको हमने एक साथ रख लिया है। इससे दो बातें होंगी। एक तो आपको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि एमयू के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार अलग अलग साल ये सवाल पूछा गया है। दूसरा, इजी होगा, आसान होगा एक जैसे क्वेश्चन को एक साथ एक टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। अगर यही सवाल बार बार आएगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा आपको देखने में भी, मुझे डिस्कस करने में भी। इसीलिए हम लोगों ने टाइम को अहमियत देते हुए इस क्वेश्चन को एक जैसा, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको एक साथ डिस्कस करने का फैसला लिया। तो चलिए, पहला सवाल है, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन। मतलब ये टाइप ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है कि एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कन्वर्जन है वो किस टाइप का रिएक्शन है। ये देखिए, ये एल्कोहल का सिंबल है OH, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा है। इसमें KMnO4 का फंक्शन पूछा गया है। एल्कोहल KMnO4 या K2Cr2O7 प्लस हीट के प्रेजेंस में कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो मैं पहले एक रिएक्शन डिस्कस कर लेता हूं आपसे, और वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं ऑक्सी प्लस एडिशन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस आकर ऐड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का आ जाना, ऐड हो जाना, या हाइड्रोजन का निकल जाना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन होता है भाई। पहली बात तो ये हो गई। अब सुनिए, ये ऑक्सीडेशन कराया जाता है हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, उसको तो हम डील कर रहे हैं। पहले हम आते हैं एक फंक्शनल ग्रुप, इन जनरल हम बात करें एल्कोहल का। एल्कोहल को जब भी हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट करें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर हम हीट करेंगे तो एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा या कीटोन में होगा, वो डिपेंड करेगा एल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या टर्सरी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस हीट। स्ट्रॉन्ग जो होगा एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। Alcohol is converted into carboxylic acid in the presence of a strong oxidizing agent। हालांकि बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर भी बनता है, लेकिन हम लोग यहाँ वाटर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब चलिए हम लोग डील करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पर आपके कोर्स में है पोटेशियम परमैंगनेट। वैसे और भी होते हैं, लेकिन KMnO4 आपके कोर्स में है, और एक और है आपके कोर्स में पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। वैसे नाइट्रिक एसिड भी होता है, नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन यहां हमने लिया है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, ये जो दो आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मीडियम डिपेंडेंट है। मीडियम में ये बहुत अच्छा एक्टिवली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये एक्टिव हो जाता है बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में। अल्कलाइन मीडियम में ये अपनी एक्टिविटी ज्यादा शो करेगा, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में।
इसीलिए कहा जाता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या अल्कलाइन KMnO4। दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सुनो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, क्यों इनको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन डोनेट करना। आप देखें KMnO4 में भी ऑक्सीजन है, K2Cr2O7 में भी ऑक्सीजन है, और नाइट्रिक एसिड जो बोला है मैंने HNO3 उसमें भी ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन डोनर स्पेसीज होते हैं, ऐसे स्पेसीज जो ऑक्सीजन को डोनेट कर दे या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे। तो हम यहां पर ऑक्सीजन डोनर बोल रहे हैं, जो जहां से ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये अपने ऑक्सीजन दे देगा इस एल्कोहल को, और एल्कोहल ऑक्सीजन लेकर हाइड्रोजन देकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन का नाम हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब एल्कोहल के नाम पर हम लोग पढ़ लेते हैं इथेनॉल। 2 कार्बन है और साथ में एक फंक्शनल ग्रुप है OH। कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा देते हैं। अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला लिखें तो ये आ जाएगा CH3CH2OH। एक साथ लिखें तो C2H5OH। नाम है, 2 कार्बन, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन को बोलेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड को बोलेंगे एन, और OH जो एल्कोहल है इसका सफिक्स लगा देंगे IUPAC नेम में ओल। तो IUPAC नाम में हो गया इथेनॉल। कॉमन नेम में इसी को कहते हैं इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल जिसे शराब बनती है, जिसको कॉमनली हम लोग एल्कोहल भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है जो मैंने डिस्कस नहीं की, अब बता देता हूं कि इस हीट का क्या काम है, हीट हम क्यों दे रहे हैं। तो हीट का बेसिकली पर्पस होता है टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमको हीट की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, एल्कोहल इन जनरल एग्जांपल में हमने लिया इथाइल एल्कोहल। इसका हम लोग कर रहे हैं या तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, और साथ में हम हीट भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये हीट क्या काम करेगा, तो ये हीट कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप से ठीक लगा हुआ जो कार्बन है उस कार्बन के हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को अलग करेगा। तो कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन हट गया, हालांकि हाइड्रोजन का हटना ही अपने आप में ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, लेकिन इस कार्बन में जब आप हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी। 2 बॉन्ड का लॉस दिख रहा है। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं। इसने ऑक्सीजन डोनेट किया, वो ऑक्सीजन ये भी लेगा, साथ में ये भी लेगा, इसलिए यहां बाई प्रोडक्ट वाटर डिस्कस किया था। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका काम ही होता है ऑक्सीजन डोनेट करना। बेसिक मीडियम में बहुत आसानी से ऑक्सीजन डोनेट करता है, ये एसिडिक मीडियम में इसकी एक्टिविटी इनहांस करने का मतलब ये ऑक्सीजन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छा रखेगा इन मीडियमों में। तो यहां ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये हुआ है CH3COOH। इसको हम लोग कहेंगे 2 कार्बन, IUPAC में नाम इथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, और इसका IUPAC में सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो दिस बिकम इथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड कॉमन नेम में कहेंगे, एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड IUPAC नाम है, IUPAC नाम है, जबकि ये कॉमन नाम है, ट्रेवल नेम है। यहां भी इथेनॉल IUPAC नाम है, दूसरा नेम जो भी है वो कॉमन नाम है।
तो आप देखिए एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और अगर मैं और डील करूं तो ऑक्सीडेशन सिर्फ इस कार्बन का हुआ है, बाकी किसी कार्बन में किसी चीज में चेंजेस नहीं आया। जो हाइड्रोजन जहां पे थे कार्बन थे वहीं पर रहे, OH वहीं पे रहा, सिर्फ ये पर्टिकुलर इस पूरे अल्कोहल में ये वाला जो एटम है इसने हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन का देना इस कार्बन का ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या इस कार्बन पर ऑक्सीजन का आकर लगना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो अल्कोहल के अंदर जो कार्बन ऑक्सीडेशन करता है वही कार्बन पर के हाइड्रोजन हटेंगे, ऑक्सीजन लगेंगे और अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी ऑक्सीजन जो इसको दे रहा है उसका नाम है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O5O7 है, और ये हीट आया है इस हाइड्रोजन को हटाने के लिए। तो ये है पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और पहले सवाल का तकरीबन यही एक्सप्लेनेशन है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर। क्या बोला गया था, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में हमने कन्वर्ट किया। क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन है, फोटो कैटेलिक रिएक्शन है? फोटो कैटेलिक रिएक्शन का मतलब हुआ फोटोलिटिक, सूरज की रोशनी करके ब्रेक करना। तो भाई ये ऑक्सीडेशन है, सिंपल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स तो कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन को, कि किसी का ऑक्सीडेशन हो किसी का रिडक्शन हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अगर होगा तो उसको रिडॉक्स कहेंगे, कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन एल्कोहल के बारे में बात की जा रही है, सिर्फ एल्कोहल का अपने आप में ऑक्सीडेशन हुआ है। हाँ, वो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ना KMnO4, वो रिड्यूस हुआ था ऑक्सीजन देकर, उसका रिडक्शन हुआ है। तो एजेंट का रिडक्शन हुआ है लेकिन एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये सिर्फ एल्कोहल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑक्सीडेशन है। अब देखिए CH3CH2OH वापस से एल्कोहल है, और मीडियम आपका बेसिक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे लिया गया, जो बेसिक में मोस्ट एक्टिव रहता है KMnO4 प्लस हीट इन दोनों हाइड्रोजन को हटा देगा, यहां लाकर ऑक्सीजन लगा देगा, यही बन गया है एसिटिक एसिड। पूछ रहा है इन द एबव रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कैटलिस्ट। भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मीडियम बेसिक रख देने से और ज्यादा एक्टिव हो गया। वापस एल्कोहल अल्कलाइन KMnO4 में या एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट, द प्रोडक्ट इज, देखो ये हीट इन दोनों हाइड्रोजन को हटा देगा और यहां ऑक्सीजन आकर लग जाएगा, तो CH3COOH प्रोडक्ट यही बना। और इस प्रोडक्ट का नाम है एसिटल्डिहाइड नहीं, इथेनॉल नहीं, पोटेशियम इथोक्साइड नहीं, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, यही है CH3COOH, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो ये है 2024, 2018, 2018 में पूछा गया सवाल। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए ये तो और ज्यादा बार रिपीट हुआ है। इथेनॉल व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, यानी इथेनॉल को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, अभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट कर रहे थे तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, बात करेंगे अभी। इथेनॉल को हीट किया गया है, यहां टेम्परेचर मेंशन कर दिया 443 केल्विन यानी 170 डिग्री सेल्सियस। With the excess of concentrated sulfuric acid, the product form will be, एल्कोहल है, यही सल्फ्यूरिक एसिड है, 443 केल्विन टेम्परेचर है, वो बताना है x क्या होगा प्लस वाटर। व्हाट इज x? सेम सवाल, x क्या है? हीटिंग ऑफ इथेनॉल विद द एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 एट दिस टेम्परेचर प्रोड्यूस। यानी सारे क्वेश्चन एक है कि इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर पे 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर क्या होता है? 2025, 2024, 2022, 2019, 2017। चलिए मैंने अभी एल्कोहल का एक रिएक्शन पढ़ा ऑक्सीडेशन, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं एलिमिनेशन। इस रिएक्शन को एलिमिनेशन कहते हैं, और जो चीज निकलेगी उसका नाम चूंकि वाटर है तो हम इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, डिहाइड्रेशन।
वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो इन जनरल होता क्या है, एल्कोहल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक चीज जो यहां नहीं दिया है मैं उसका भी डिस्कस कर लेता हूं, या कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, एसिड वो भी बल्कि ग्रुप। तो सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे तो ये जो एसिड है सल्फ्यूरिक और फॉस्फोरिक एसिड, यहां पर बल्किनेस ऑफ एसिड, ये बेस का काम जनरली कर रहा है और प्रोटॉन को वहां से, मतलब इनको चलो एसिडिक ही नेचर का है, H+ देकर वहां से वाटर निकलवा देता है, इनको हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे। वाटर निकलवाने का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये तो एसिड है, ये H+ देंगे और यहां से जो एल्कोहल का OH है उसको ले लेंगे, तो ये बेस की तरह काम करने लगेगा OH देकर। उसके बाद इस हीट से आपको मालूम है कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, अभी पढ़ाया था, इस हीट का काम होता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड तोड़ना, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाना है अल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगेगा, अभी बताऊंगा मैं। अल्कीन में कन्वर्जन हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वाटर रिलीज हुआ है। चलो यहां पर अगर हम देखें तो एक एग्जांपल ले रहे हैं एल्कोहल का हम लोग, वापस से इथेनॉल। दिस इज एग्जांपल ऑफ इथेनॉल। अगर हम लोग सिर्फ समझाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, हालांकि आपको पूरे मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है 10th क्लास में, लेकिन मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं। चलो यहां पे समझाने के लिए कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है H+ आयन रिलीज करेगा सबसे पहले, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है। एसिड उसी को कहते हैं जो वाटर में, एक्वस मीडियम में H+ आयन को रिलीज कर दे। तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से तुरंत अपना H+ आयन रिलीज कर देता है। H+ का मतलब हो गया कि इसके पास जो 1s ऑर्बिटल था वो वैकेंट हो गया। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल को ये जो एल्कोहल है इसमें से कोई एक स्पीशीज होगा जो लोन पेयर देगा, और लोन पेयर अवेलेबल सिर्फ इस ऑक्सीजन पर है। हाइड्रोजन के पास है ही नहीं, कार्बन के पास है ही नहीं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, 2 बॉन्ड बनाकर ऑक्टेट पूरा किए हुए हैं, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर की शक्ल में, एक लोन पेयर यहां पर, एक लोन पेयर यहां पर दिखला दिया हमने। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 में से 2 ने ही पार्टिसिपेट किया है बॉन्ड बनाने में, एक इस कार्बन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। तो 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिमेनिंग 4 बच गए। 1 2 3 4 पेयर को कह रहे हैं, 2 को एक पेयर, फिर दूसरे को एक पेयर। तो यहां पर देखिए होता क्या है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो बेस की तरह काम करता है। लुईस बेस उसको कहते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अगर मैकेनिज्म पे बात करें तो एसिड सबसे पहले H+ देगा, उस H+ को ये OH अपना लोन पेयर देकर एक डेटिव बॉन्ड बनाएगा। डेटिव बॉन्ड बनाने के बाद मैं मैकेनिज्म यहां पे दिखला दे रहा हूं। चलो इस कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये CH3 रहा। इस कार्बन पे कोई फर्क अभी नहीं पड़ा है, चलो इसको CH2 रखते हैं। उसके बाद देखो हो क्या रहा है, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक डेटिव बॉन्ड बना है, जिसको अगर हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करें तो चूंकि इसने लोन पेयर दिया है तो इस पे दिखला देंगे प्लस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर हो जाएगा न्यूट्रल। H पे था पहले प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन को लिया हो गया न्यूट्रल। तो ये हमने बनाया, अब ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आता है, ऑक्सीजन तो पहले से इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम था, अब कार्बन और
ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, यहीं पर वाटर रिलीज हो गया। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, CH3 CH2 और इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज और रिलीज हो गया H2O। अब ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया भाई, ये वाला H यहां दिखला रहे हैं, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन H, दीज आर न्यूट्रल, तो वाटर बन गया। चलो समझाने के लिए हम डायरेक्ट वाटर लिख दें। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है, इस कार्बन पे आ गया है प्लस चार्ज, अब है रोल हीट का। अब रोल स्टार्ट होता है, यहां पर है वैकेंट ऑर्बिट। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि हाइड्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज, कार्बन बनेगा एनायन, ये बॉन्ड टूटेगा, H पर आएगा प्लस चार्ज वैकेंट ऑर्बिट और इसी पर आएगा निगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर। थोड़ी देर के बाद ये इस लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो फाइनली इस कार्बन पर है 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तो पहले से था, अब एक नया बैक बॉन्डिंग हुआ यानी पाई बॉन्ड, फिर इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन तो थे ही, साथ में वाटर। ये तो खैर मैंने पूरा मैकेनिज्म बता दिया। अब जो ये H प्लस है, इसके साथ वापस मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा, तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो किया बट एट द एंड वही रहा, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो यहां सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटलिस्ट का काम करता है और फंक्शन के हिसाब से चूंकि वाटर निकला है, और देखो वाटर कहां से निकला, एलिमिनेशन क्यों करें, यही वाटर दे रहा है। इस कार्बन ने OH दिया, इस कार्बन ने H दिया। अगर इन शॉर्ट हम बात करें, इन शॉर्ट कि हुआ क्या, तो इस कार्बन से जिस पर फंक्शनल ग्रुप था वो OH निकला और इसी पर से कोई एक H निकाल देते हैं, चलो मान लो ये H, तो एक कार्बन OH दे रहा है, दूसरा कार्बन H, यानी इसी मॉलिक्यूल में से चीजें निकलकर एक कंपाउंड बना रही है वाटर, इसको कहते हैं एलिमिनेशन। यहीं से सब कुछ निकले और उसके बाद निकलने के बाद ये कन्वर्ट हो जाए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अल्कीन में 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे इथ, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो ईन, एंड दिस इज द IUPAC में। कॉमन नाम की बात करेंगे इथाइलिन, कॉमन नाम है इथाइलिन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड आ गया। तो ये तो खैर मैकेनिज्म है, आपको मैकेनिज्म नहीं जानना है, आप सिर्फ ये समझिए कि सल्फ्यूरिक एसिड आता है तो इसका काम होता है, इसे सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है एक कार्बन से OH को निकालना, दूसरे कार्बन से H को निकालना। अब देखो इससे निकाला है तो इस पर एक बॉन्ड की कमी है, इससे निकाला है तो इस पर भी एक बॉन्ड की कमी है, ये दोनों एक एक बॉन्ड की कमी को आपस में कंबाइन करके पूरा कर लेते हैं। यही रिएक्शन हो रहा है और चूंकि इसके प्रेजेंस में वाटर निकल गया, OH और H वाटर, इसलिए वाटर निकलना इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसका काम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और यहां टेम्परेचर जरूर मेंशन किया गया है और ये टेम्परेचर है केल्विन में 443 केल्विन, जो डिग्री सेल्सियस में नापेंगे तो 170 डिग्री सेल्सियस आएगा, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वैसे केल्विन में ही आपको दिया हुआ सारे क्वेश्चन में 443 केल्विन याद रखेंगे। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है एल्कोहल का अल्कीन में या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन इन द प्रेजेंस ऑफ बल्की एसिड, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था पहले मैं उनको डील कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या क्या है, इथेनॉल व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो 2 कार्बन वाला है तो एक से OH निकलेगा, दूसरे से H, इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, उस डबल बॉन्ड का नाम है ईन, तो बन जाएगा इथीन। ये तो एल्डिहाइड बन रहा है भाई, अल का मतलब एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए तो बन सकता था एसिटिक एसिड बन सकता था अगर इथेनॉल
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या K2Cr2O7 के प्रेजेंस में हीट किया जाता है। डाई इथाइल ईथर ईथर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगला सवाल, when ethanol is heated with इस टेम्परेचर पर एक्सेस कंसंट्रेटेड और सल्फ्यूरिक एसिड द प्रोडक्ट, फिर से वही दो कार्बन वाला एल्कोहल है, दो कार्बन वाला डबल बॉन्ड बनेगा, इथीन, इथेन नहीं बनेगा, प्रोपीन, तीन कार्बन हो गया, एन तो बनेगा ही नहीं। वापस दो कार्बन है, OH है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये यहां से OH निकालेगा, यहां से H निकालेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, X प्लस वाटर, X की वैल्यू पूछ रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन बी। सेम सवाल, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये टेम्परेचर, सल्फ्यूरिक एसिड यहां से OH निकालेगा, यहां से एक H निकालेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सेम सवाल, हीटिंग ऑफ इथेनॉल विद द एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट दिस टेम्परेचर, इथीन प्लस वाटर, सही बात है, यहां से इस एथेनॉल की यही फॉर्मूला है, यहां से OH, यहां से H, वाटर बन गया और साथ में इथीन बन गया, इथीन, बाकी सारे ऑप्शन नहीं होंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन तो हमने डील कर ही लिया था, हम नेक्स्ट सवाल पर आ जाए। देखिए सवाल क्या है, सवाल कह रहा है द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। देखिए एल्कोहल का वापस से रिएक्शन है और नाम दिया है इथेनॉल, इथेनॉल, एक कार्बन, दो कार्बन और साथ में OH, यही है इथेनॉल। अभी हम हाइड्रोजन लगा देंगे वैलेंसी के लिए, दो कार्बन है तो इथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, ओल, एल्कोहल खानदान है, साथ में रिएक्शन करवाया गया है इथेनोइक एसिड से, इथेनोइक एसिड, देखो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड OH, यही है इथेनोइक एसिड। यहां पे C है, वैलेंसी पूरी करेंगे तीन हाइड्रोजन लगाकर, CH3COOH, इथेनोइक एसिड और एल्कोहल। आपको पता था ना, इसी एल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कराते थे, यही बनता था। अब इन दोनों का ही आपस में रिएक्शन कराना है एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कोई एसिड है, एसिडिक मीडियम है, चलिए H प्लस से दिखला रहे हैं इस मीडियम को, इस प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, ये कैटलिस्ट है, मतलब एट द एंड इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होता क्या है वो समझो, जब आपको दो OH एक साथ दिख जाए, कभी भी इस फंक्शनल ग्रुप में भी OH है और इस फंक्शनल ग्रुप में भी OH है, साथ में C डबल बॉन्ड O भी है बट OH है, जब दो OH दिख जाए तो याद रखिए हमेशा वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। एक OH रिलीज करेगा, दूसरा H रिलीज करेगा और पहला फॉर्मेशन हो गया वाटर का। चलो वाटर दिखला देते हैं। अब जो बचा हुआ वो लिख दो, यहां C है, C आ गया, सिंगल बॉन्ड C आ गया, इस C के बाद सिंगल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड O आ गया, इस O के बाद H था वो खत्म, OH था खत्म। अब इस O को सीधे इस C से जोड़ो, क्योंकि इस पर भी एक बॉन्ड का लॉस है, इस कार्बन पर भी एक बॉन्ड का लॉस है। अगर कार्बन से OH गया है तो OH सिंगल बॉन्ड से अटैच था, सिंगल बॉन्ड का लॉस, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे। अब इस C से डबल बॉन्डेड O था और यहां एक C था। अच्छा अब रह गई बात, क्योंकि यहां स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो मैं बात कर लेता हूं। इस पर एक बॉन्ड है, तीन की कमी है, CH3, तीनों हाइड्रोजन रखा सकते, इस पर दो है, दो हाइड्रोजन आवेगा, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन चार बॉन्ड, एक दो तीन चार, ये चारों बनाए हुआ है, इस पर एक है, तीन, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर एक O, फिर दो कार्बन, दो कार्बन है, O है, फिर C है, फिर O है, फिर एक कार्बन है। चलो देखते हैं, CH3 फिर C फिर डबल बॉन्ड, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर CH2 CH3, पहला ही स्टेटमेंट सही हो गया। चलो बाकी भी चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हुआ। CH3 CH2, उसके बाद ऑक्सीजन आ गया है, यहाँ कार्बन दिया हुआ नहीं, कार्बन की तरफ से चलो, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O के बाद एक ही कार्बन है CH3, यहाँ दो कार्बन दे दिया गया था जिसकी वजह से गलत हुआ, प्लस ऑक्सीजन के साइड में एक कार्बन है जबकि ऑक्सीजन के साइड में यहाँ दो कार्बन है, दोनों वजह से गलत हुआ। CH3 उसके बाद है कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर इस ऑक्सीजन के बाद एक ही कार्बन है, ऑक्सीजन के बाद हमारे पास दो कार्बन है, यहाँ इस कार्बन से अटैच दो कार्बन है जबकि इस कार्बन से अटैच एक कार्बन है, ऑक्सीजन के बाद दो कार्बन है, सही बात है, इन्हीं को मिलाकर कीजिएगा C2H5, C2H5,
लेकिन इधर 2 कार्बन देने की वजह से गलत हो गया। वैसे भी देखो, अगर ये इथाइल है तो यहां पर आवेगा इथाइल। अब अगर मैं नाम लिखूं, ये ईस्टर है भाई, ये ईस्टर है। अगर यहीं O के बाद H लगेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड वरना ईस्टर। तो O के बाद वाले को सबसे पहले प्रीफिक्स में लिखते हैं इथाइल, इसका नाम है इथाइल। अब यहां देखो, एक और एक 2 कार्बन है, तो IUPAC में 2 कार्बन का नाम है इथ। अच्छा, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसका सफिक्स लगेगा O8, इथाइल इथेनोएट। और ये एक तरह का ईस्टर है, एक तरह का ईस्टर है। तो इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं एस्टरिफिकेशन। इस प्रोसेस को कहेंगे ईस्टर बनाना, एस्टरिफिकेशन। एक तरह से ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराया गया है। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया गया है, साथ में बना है ईस्टर बाय रिलीजिंग ऑफ वाटर। तो देखिए, एल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में कर रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, साथ में वाटर निकल रहा था। अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोसेस में रिएक्शन करा रहे थे, एलिमिनेशन हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रहा था, अल्कीन बन रहा था, वाटर बन रहा था। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से वापस रिएक्शन करा दे, ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्रोसेस का नाम हो जाएगा एस्टरिफिकेशन। हाँ, इस ईस्टर को वापस बेस से रिएक्शन करा दे, आगे चल के बात करेंगे। ये चलो अभी रहने देते हैं, सॉफ्टिफिकेशन प्रोसेस जब आएगा तब हम लोग उस चीज को फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तो ये सीधी सी बात है, आपको ईस्टर नजर आ रहा है सब जगह, लेकिन ईस्टर के लिए रूल ये है कि ऑक्सीजन की तरफ आता है एल्कोहल का पार्ट। एल्कोहल आपका 2 कार्बन वाला था, इसलिए 2 कार्बन वाला आवेगा। यहां ऑक्सीजन के बाद 1 कार्बन है, ये नहीं हुआ। यहां ऑक्सीजन के बाद 2 कार्बन है, ये सही दिख रहा है, इथेनॉल का ये सही दिख रहा है। यहां 1 कार्बन दिख रहा है ऑक्सीजन वाला गलत। ऑक्सीजन सेंटर हमेशा एल्कोहल को प्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन सेंटर एल्कोहल को प्रेजेंट करता है। एल्कोहल में 2 कार्बन, इसलिए 2। अच्छा, ये कार्बन वाला सेंटर जो होता है जिसपे डबल बॉन्ड O है, ये बताता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन है, तो यहाँ 2 कार्बन होने चाहिए थे, सही बात है। तो ये ऑक्सीजन सेंटर पर भी 2, कार्बन सेंटर भी 2। यहाँ कार्बन सेंटर 2 तो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन सेंटर 1 था। यहाँ देखो, कार्बन सेंटर 3 हो गया है, इसलिए गलत। यहाँ कार्बन सेंटर 3 हो गया है, इसलिए गलत। तो हम लोग जल्दी से भी जवाब दे सकते थे कार्बन और ऑक्सीजन सेंटर का मानकर। ऑक्सीजन सेंटर हमेशा बताता है एल्कोहल को, ये एल्कोहल को बताता है। एल्कोहल अगर 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन आवेगा, और ये बता रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को। ये जल्दी में बताने का तरीका है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखकर। बाकी मैंने रिएक्शन को बता दिया, आप चाहो तो यहाँ शुरू से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते थे बैलेंसिंग के लिए, वैलेंसी को देख लाकर। इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये मुझे अनसैचुरेटेड दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक्स है प्लस हाइड्रोजन है। द कैटलिस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए इस पे आएंगे, पहले मैं इसको डील कर लेता हूं। हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो 2 तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, आप कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, उसको सैचुरेटेड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल में आएगा अल्केन, और अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। एक और आता है जिसको हम लोग साइक्लो अल्केन कहते हैं, रिंग बना रहे। साइक्लो का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन का कम हो जाना, साइक्लो का मतलब 2 हाइड्रोजन का कम हो जाना। ये दोनों सैचुरेटेड है।
सैचुरेटेड हमेशा, सैचुरेटेड जो होगा वो सिंगल बॉन्ड बनावे। जैसे अल्केन के अंदर मैं बता दूं, मिथेन आवेगा, इथेन आवेगा, C2H6, C3H8 आवेगा। साइक्लो अल्केन के अंदर बात करो, यह साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इसका फॉर्मूला C3H6, इसका फॉर्मूला C4H8, इसका फॉर्मूला C5H10 और C6H12, यानी रिंग स्ट्रक्चर है और सब जगह सिंगल बॉन्ड है। दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड उसको कहते हैं जिसमें कम से कम एक पाई बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, कम से कम एक पाई बॉन्ड रखेगा, उसमें पाई बॉन्ड एब्सेंट है। अगर मैं सैचुरेटेड को डिफाइन करूं तो कहूंगा एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का नाम है पाई बॉन्ड, एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड, या हैविंग ओनली सिग्मा बॉन्ड। ये रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा का, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का रखना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है हैविंग एट लीस्ट, कम से कम वन पाई बॉन्ड, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड भी हो सकते, एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड तो होना ही चाहिए। और ये होता है अल्कीन में, अल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है, फॉर्मूला है CnH2n, एक पाई बॉन्ड होता है, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस डबल में एक सिग्मा है एक पाई है। अल्काइन ले लेते हैं, CnH2n -2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक सिग्मा है दो पाई। बेंजीन भी आ जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, बेंजीन रिंग भी आ जाएगा, बेंजीन रिंग C6H6, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड है इसके अंदर, यहां दो पाई, यहां एक पाई, यहां तीन पाई। अच्छा, साइक्लो अल्कीन भी होता है, साइक्लो अल्कीन भी हो सकता है, CnH2n -2। देखो अल्कीन में साइक्लो का मतलब होता है दो और कम कर देना, साइक्लो के माने होते हैं दो और कम, तो अल्कीन का फॉर्मूला पता था, साइक्लो में दो और कम कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए ये साइक्लोप्रोपेन था, एक पाई बॉन्ड लगा दिया, साइक्लोप्रोपीन हो गया। साइक्लो अल्काइन भी हो सकता है। अच्छा, अल्काइन का आपको फॉर्मूला पता है, साइक्लो के लिए दो और कम कर दिए, अल्काइन के फॉर्मूले में दो था, दो और कम करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा -4। ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड, रिंग होगा इसीलिए साइक्लो, साथ में दो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, यहां तीन, दो, एक। पाई बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, जब भी अनसैचुरेटेड होगा तो उसमें पाई बॉन्ड होगा और पाई बॉन्ड वीक होता है। ये जो पाई बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, ये तुरंत ब्रेक हो जाता है, इसीलिए इनमें एडिशन रिएक्शन होता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का थोड़ा सा पहले हमने आइडिया आपको दे दिया कि हाइड्रोकार्बन दो हिस्सों में बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन खाली हो, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं कि जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का नाम है एडिशन, एडिशन रिएक्शन। वैसे कहने के लिए आप एडिशन बोलिए, हम इसको रिडक्शन भी बोलते हैं। पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन एल्कोहल का, जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन सीखा था।
अब हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन। चूंकि हाइड्रोजन जुड़ना होता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर खाली हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन नहीं निकला, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन में तो ऑक्सीजन है नहीं कि ऑक्सीजन निकलेगा, तो खाली अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ओनली, सिर्फ हाइड्रोजन अगर जुड़ा है तब भी रिडक्शन है। और एक नाम और है जिसको कहते हैं हाइड्रोजिनेस, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजिनेशन। जेनेसिस का मतलब होता है बनाना, तो हाइड्रोजन को लाकर आप ऐड करके बना रहे हैं एक तरह से, तो एडिशन हो रहा है, चूंकि ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए रिडक्शन, और हाइड्रोजन ऐड होने पर इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोजिनेशन है। तो एडिशन भी कहते हैं, रिडक्शन भी कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हाइड्रोजन में होता क्या है, जितने भी अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड आपको अब समझ में आ गया, जिसमें पाई बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें हम हाइड्रोजन गैस लाकर ऐड करेंगे, और यहां हम एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, बात करूंगा मैं कैटलिस्ट की, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड समझ में आ गया कि यहां पाई बॉन्ड था, वहां पाई बॉन्ड एब्सेंट हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ऐड होता है। इस हाइड्रोजन का काम होता है टू ब्रेक पाई बॉन्ड एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ कार्बन। ये हाइड्रोजन पाई बॉन्ड को तोड़कर कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और कार्बन का हो जाता है रिडक्शन, जो कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है। अब देखो होता क्या है, समझने वाली बात है, हाइड्रोजन है गैस, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अक्सर बेशतर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अगर कोई मान लेते हैं कंटेनर है जिसमें लिक्विड है और इसको ऑक्सीजन से बचाना है, तो चलो भाई इस कंटेनर को हमने सील्ड पैक कर रखा है, पूरा क्लोज्ड, बट है तो लिक्विड। अब इसमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैसे आ गए, तो हाइड्रोजन का एक तो कंसंट्रेशन बहुत कम है, और ऑक्सीजन से आपको छांट कर खाली हाइड्रोजन लाना है, तो सेलेक्टिव रिएक्शन, सिर्फ हाइड्रोजन आए ऑक्सीजन ना आए, ऑक्सीजन आएगा तब तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन से हटाकर सिर्फ हाइड्रोजन को यहां लाए, इसके लिए हम लोग एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और वो कैटलिस्ट मैं बता दे रहा हूं। मेटल के रॉड होंगे या तो निकेल, या निकेल वाला खानदान, 10वें ग्रुप का नाम है, पेरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के अंदर आएगा 10वां ग्रुप निकेल। इसी में था प्लेटिनम, या इसी में था प्लेटिनम। ये वो सॉलिड है, एक सॉलिड रॉड है, और आपको पता है सॉलिड जो होते हैं उनके बीच में हल्का हल्का, कोई भी आप सॉलिड बनाइए, कोई भी आप सॉलिड बनाइए, देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल होंगे वो कितना भी स्ट्रांगली बॉन्डेड हो, बीच में स्पेस तो रहेगा ही रहेगा, बीच में स्पेस रहेगा। देख लीजिए, ये है बीच में स्पेस, जिनको हम वॉइड कहते हैं, ये है वो स्पेस। बाकी ये सब सॉलिड है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है, मगर सॉलिड के एटम कह लो, मॉलिक्यूल कह लो, इनके बीच में स्पेस प्रोवाइडेड होंगे। तो निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम एक ऐसे मेटल हैं जिनको देखा गया तो उनके बीच में जो स्पेस था वो एग्जैक्टली उतना ही स्पेस है जिसमें हाइड्रोजन गैस फिट हो सकती है, यानी हाइड्रोजन का अपना एक स्पेसिफिक साइज है।
हाइड्रोजन गैस का अपना एक साइज है, तो इस वॉइड में हाइड्रोजन फिक्स हो जाएगा। तो हम एक रॉड लेंगे, मान लो अगर निकेल का रॉड है, इसमें बीच बीच में वॉइड है, स्पेस है, जो आपको नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, इसको हम ऐसे ही हवा में लहराते हैं, तो क्या होगा, जितनी भी गैसेस है जिनकी अपनी अपनी साइज है, वो बड़ी साइज की गैसेस है, वो सब इससे टकराएंगी, बाहर निकल जाएंगी। जो हाइड्रोजन गैस है वो छोटी है, वो इसमें ट्रैप हो जाएगा, इन वॉइड में हाइड्रोजन गैस आके ट्रैप हो जाएगा। अब इस रॉड को हम धीरे धीरे उस कंटेनर में डालेंगे, जिस कंटेनर में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब हम उसमें डालेंगे तो वो लिक्विड जब इस रॉड के कांटेक्ट में आएगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा इस हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, क्योंकि आपने हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर दिया, और पाई बॉन्ड को देखते ही हाइड्रोजन पाई बॉन्ड को तोड़कर जाके लग जाएगा और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे। तो ये बेसिकली एक स्पेशल किस्म के कैटलिस्ट है, जो मेटल है, सॉलिड है, और ये काम करते हैं कैटलिस्ट का। इसके अलावा जो बाकी मेटल है, शायद उनके बीच में जो वॉइड होगा वो इतना बड़ा होगा या इतना छोटा होगा कि हाइड्रोजन उसमें फिट ना हो, या बड़ा होगा कि हाइड्रोजन के अलावा दूसरी गैसेस भी ट्रैप हो जाए। तो हमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस पहुंचाना है, इसीलिए बहुत स्पेसिफाइड मेटल्स लिए गए हैं, याद रखेंगे, बहुत स्पेसिफाइड मेटल्स लिए गए हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजनेशन कह ले, रिडक्शन कह ले। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लेते हैं यहां पर एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इथीन या इथाइलिन। ये था मान लो लिक्विड स्टेट में, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस पहुंचाया, और इसको पहुंचाने का काम किसने किया, तो इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, या तो निकेल सॉलिड ले लो, प्लेटिनम सॉलिड ले लो, या प्लेटिनम, इन तीनों में से कोई एक। जिस रॉड में ये हाइड्रोजन गैस ट्रैप हुआ, फिर वो पहुंचाया गया। अच्छा, मैं जानबूझ के थोड़ा अलग कलर से दिखलाता हूं ताकि पता चले हुआ क्या। अब होगा ये कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। लेट अस एज्यूम ये सिग्मा है, ये पाई है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वो नहीं टूटता है, पाई टूट गया, पाई बॉन्ड टूट गया, और इस हाइड्रोजन ने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, और ये खुद दोनों कार्बन पर सिंगल सिंगल यानी सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ये है सिन एडिशन, एक ही साइड से सिन एडिशन। और इसको अगर मैं लिखूं तो सीधे लिखूंगा कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन मान लो यहां दिखला रहे हैं, बाकी इन दोनों को भी अगर स्ट्रक्चर में दिखलाते तो ऐसा दिखलाते, यानी पाई बॉन्ड खत्म हुआ, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना, और ये बन गया इथेन। ये था इथीन, तो इथीन इज कन्वर्टेड इनटू इथेन। एक पाई बॉन्ड टूट के दो सिग्मा बॉन्ड बना है, साथ में हीट भी निकलेगी, इस हीट को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इन दोनों कार्बन का रिडक्शन हुआ, इस पर भी हाइड्रोजन आया, इस पर भी हाइड्रोजन आया, इन दोनों कार्बन ने हाइड्रोजन ऐड करके खुद को रिड्यूस कर लिया, इसलिए रिएक्शन का नाम रिडक्शन है, एडिशन है, हाइड्रोजनेशन है, यही रिएक्शन होता है। तो जब भी इथीन का करा देंगे इथेन बनेगा। हाँ, अगर प्रोपीन का करा देंगे प्रोपेन बनेगा। ट्रिपल बॉन्डेड वाले स्पेसिस का भी करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ट्रिपल बॉन्डेड की बात करूं, इसको हम लोग कहते हैं इथाइन, या कॉमन नाम में एसिटिलीन, एसिटिलीन कॉमन नाम। अब देखो, इस पे चूंकि एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है, तो आपको दो हाइड्रोजन गैस की, हर पाई बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट है। एक हाइड्रोजन आकर एक पाई को तोड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस आकर दूसरे पाई को तोड़ेगा। बाकी कैटलिस्ट के नाम पर तो यही तीनों में से जो मिल जाए, जो मिल जाए, सिग्मा रहेगा। अब देखो, एक पाई बॉन्ड को एक हाइड्रोजन गैस तोड़ेगा तो पहले ये बनाएगा, यानी अल्कीन। एक पाई बॉन्ड मान लो बचा हुआ है, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैं एक साथ दिखला रहा हूं, दूसरा पाई बॉन्ड भी टूट गया, तो ये कन्वर्ट हो गया वापस से, दो कार्बन है इथेन। यानी रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन न मिल जाए।
जब तक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना मिल जाए। चलो अगर बेंजीन है, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, इसमें 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तीनों पाई को तोड़ने के लिए 3 हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट। सेम कैटलिस्ट निकेल रहे, प्लेटिनम रहे या प्लेटिनम रहे, मैं तीनों ले रहा हूं, कोई एक होगा। अब जो भी रहे, आप निकेल ले लीजिए या प्लेटिनम ले लीजिए या प्लेटिनम, कोई एक, ऑब्लिक करके दिखला रहा हूं। ये बेंजीन था भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। पाई बॉन्ड तो ना, दोनों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को नहीं दिखला रहे, हाइड्रोजन दिखला भी सकते हैं आप। पाई बॉन्ड टूट गया तो हाइड्रोजन आता है, पाई बॉन्ड को तोड़ता है और उसकी जगह पे खुद ऐड हो जाता है। इस हाइड्रोजन गैस को यहां तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बाद में रॉड को निकाल लेते हैं, तो एट द एंड इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कैटलिस्ट है। तो ये पूरा है एडिशन रिएक्शन। चलिए अब हम आते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या था? आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग। देखो सी है, यहां आर है, R2 है, 2 डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक्स प्लस हाइड्रोजन गैस, यही एक्स आइडेंटिफाई करना है। हाइड्रोजन आया होगा, पाई बॉन्ड को तोड़कर यहां जुड़ गया, पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो गया। जाहिर सी बात है एडिशन रिएक्शन है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बन रहा है। एक्स का नाम क्या है? क्रोमियम नहीं, क्रोमियम का इस्तेमाल थोड़ी करते हैं। जिंक आयरन नहीं सर, एक्स निकेल है सही जवाब। निकेल के अलावा प्लेटिनम होता तो भी सही जवाब, या प्लेटिनम होता तो भी सही जवाब। तो आसान सा रिएक्शन था। द कैटलिस्ट विच लीड्स टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू द कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज। सेम सवाल है, यहां कैटलिस्ट के बारे में पूछ रहा है। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, दिस इज प्लेटिनम। पीडी का पूरा नाम प्लेटिनम है, सही जवाब प्लेटिनम है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। कौन इनमें से एडिशन रिएक्शन करेंगे? ये तो आपको दिख रहा है एडिशन करने वाला, C3H6 अल्कीन है भाई, अल्कीन है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर दिखला है तो ऐसा है। 3 कार्बन है, किसी एक कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड होगा, 2 कार्बन के बीच में एक पाई। यहां C2H6 दुगुने से 2 ज्यादा, ये तो अल्केन है, ये तो अल्केन है। अल्केन में कभी पाई बॉन्ड होता ही नहीं है, रिएक्शन कहां से होगा? ये फिर से करेगा, 2 गुना है, अल्कीन है, अल्कीन में भी इथीन है, 2 कार्बन डबल बॉन्ड, ये करेगा। ये भी करेगा, एसिटिलीन है, अल्काइन है, 2 गुने से 2 कम, सी है ट्रिपल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है भाई, दिस इज ओनली सिग्मा बॉन्ड। बाकी हाइड्रोजन लगा देना, 3 यहां 3 यहां, हो गया 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहा है, 2 इधर 1 इधर, 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3, एक ही बना रहा है ना, 3 हाइड्रोजन, 3 1 4 और 2 6, यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पे 1 और 1 2। तो कौन सा एडिशन करेगा? तो पहला करेगा, दूसरा करेगा, चौथा करेगा, ओनली 1 2 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 3 तो कर ही नहीं सकता भैया, सिर्फ 1 2 करेगा नहीं, लास्ट वाला भी करेगा, सिर्फ 1 करेगा नहीं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। चलिए भाई, आंसर पाई बॉन्ड दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, निकेल के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन आकर ऐड हो गया है। कौन सा रिएक्शन है? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। देखो अब सवाल ये है, दोनों ऑप्शन आ गया है तो आपके लेवल पे खाली एडिशन माना जाएगा। वैसे मैं रिडक्शन भी बोलता हूं, बोथ आंसर इज करेक्ट, बट हायर क्लास में ये सब पढ़ना है कि इस एडिशन को हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, रिडक्शन भी कहते हैं, ऐसा ऑप्शन देना नहीं चाहिए था। मगर इसको आप एडिशन पे प्रीफर कीजिए, किताब में आपके 10th लेवल पर एनसीईआरटी में एडिशन को ही प्रीफर किया है। द कंपाउंड शोइंग एडिशन, कौन सा कंपाउंड करेगा भाई? देखो दुगुने से 2 ज्यादा है, ये तो ब्यूटेन है, अल्केन, ये तो करेगा नहीं। हाँ ये कर देगा, दुगुने से 2 कम है, अल्काइन, अल्काइन मॉलिक्यूलर फार्मूला से समझ में आ जाएगा। ये भी अल्केन है, दुगुने से 2 ज्यादा मीथेन, और ये भी अल्केन है, दुगुने से 2 ज्यादा अल्केन। 3 कार्बन है तो इसका नाम है प्रोपेन, 1 कार्बन है तो मीथेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन, 2 कार्बन है और इसका नाम है इथाइन, अल्काइन है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, एडिशन रिएक्शन करेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही एडिशन रिएक्शंस करते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, which gas is released when acetic acid react with sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक बात तो समझ लो, जब भी कार्बोनेट आवे, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, बाई कार्बोनेट हो, खाली कार्बोनेट हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कहानी खत्म। जब भी कभी कार्बोनेट आए एक ही गैस निकलती है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रह गई बात रिएक्शन के मैकेनिज्म की, रिएक्शन को समझने की, तो चलो रिएक्शन पे बात करते हैं। एसिटिक एसिड आपने पढ़ा, इथेनोइक एसिड को कहते हैं। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, ये है 2 कार्बन, ये है एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी होती है H रिलीज करता है, यहाँ पे CH3 है, अभी हम दिखलाया नहीं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है एसिड बेस साल्ट, तो हम इसको कहेंगे बेसिक सॉल्ट, जो कि बाई कार्बोनेट जो है कार्बोनिक एसिड से आया होगा, और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से बना है, एसिड बेस साल्ट। तो ये साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का बेसिक सॉल्ट। चलिए खैर, ये तो आपको अच्छे से पता है कि ये टूटा रहेगा केटायन और एनायन में। साल्ट है भाई, साल्ट तो आयन में टूटते ही है, आयोनाइज होते ही है केटायन और आयन। मेटल केटायन बना देगा और ये पूरा एनायन बना देगा, ये है हमारा। अच्छा, एसिड आपको पता है कि H प्लस रिलीज करेगा, तो एसिटिक एसिड फर्दर कन्वर्ट हो जाना है इसमें, यहां आयन एक्सचेंज होगा, E निगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो चलो E दोनों मिलाकर तो आप कह सकते हो एक तरह से साबुन का फॉर्मेशन हो जाना है, सोडियम इथेनोएट। अच्छा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन मिलाकर कार्बोनिक एसिड। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट और H प्लस मिलाकर बना देगा कार्बोनिक एसिड, जो हीट मिलने पर डिकम्पोज हो जाता है। कार्बोनेट तो डिकम्पोज होता ही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी, साथ में यहां हाइड्रोजन का ऑक्साइड यानी वाटर बनेगा, तो H2O अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देखें, जब भी कभी कार्बोनेट होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी 100%, चाहे ये बाइकार्बोनेट हो चाहे कार्बोनेट हो। ये है पूरा मैकेनिज्म। बाकी मैंने ऐसे ही बता दिया, कार्बोनेट पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, मैंने बात की थी कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में तो आपने करा दिया एडिशन, और उस एडिशन के बाद वो बन गया सैचुरेटेड। यहां पर है कि जो सैचुरेटेड होते हैं उसमें होता है सब्स्टिट्यूशन, और ये क्लोरीन इस मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, ये हीट है सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं क्लोरीनेशन, क्लोरीन का जोड़ना क्लोरीनेशन, हाइड्रोजन का जोड़ना हाइड्रोजनेशन। तो अनसैचुरेटेड में होता है एडिशन, हाइड्रोजन जुड़ता है, और वहां से जुड़ता ही है, यहाँ क्लोरीन जुड़ता है और साथ में एक हाइड्रोजन निकलता है। तो इसका मतलब, चूंकि वहां जगह थी ही नहीं, सब जगह सिग्मा बॉन्ड था, तो एक सिग्मा टूटेगा, बदले में एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो जरा देखें आप, होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होते हैं। एक क्लोरीन आता है, एक हाइड्रोजन चला जाता है, इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये चीजें चलती चली जाती हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर हो गया सब्स्टिट्यूशन। इसको फर्दर अगर सेकंड स्टेप पर हम देखें तो ये है हमारा, अगर हम दोबारा से देखें तो एक क्लोरीन आएगा, बदले में एक H निकलेगा, जो बचे हुए क्लोरीन के साथ वापस HCl बना लेगा। तो ये रिएक्शन बड़ा आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 हैज डैश कोवैलेंट बॉन्ड, और फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में है इथेन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज कोवैलेंट बॉन्ड। आपको बताने हैं इन दोनों अल्केन के अंदर कितना है।
एक का फॉर्मूला है C3H8, यानी ये अल्केन है, ओपन स्ट्रक्चर है, नाम है प्रोपेन। मैं तो स्ट्रक्चर बनाकर गिन सकता हूं, लेकिन मैं पहले आपको एक तरीका बताता हूं। ये अल्केन है, प्रोपेन। अगर 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है तो ये है इथेन। क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बताना है। तो अल्केन के अंदर सैचुरेशन है, खाली सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड निकालने का एक तरीका होता है ओपन स्ट्रक्चर में, सिग्मा बॉन्ड इन ओपन स्ट्रक्चर, यानी साइक्लिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, ओपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ओपन स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड निकालने का तरीका है कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन का जो नंबर है उसको आपको ऐड करना है और फिर -1 कर देना है ओपन स्ट्रक्चर में, और क्लोज्ड में -1 नहीं करना। बस यही फर्क है। क्लोज्ड स्ट्रक्चर में खाली कार्बन हाइड्रोजन के नंबर को जोड़ देंगे, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ओपन स्ट्रक्चर है तो -1 करना है। अब एक बात और समझिए, एन का मतलब हो रहा है अल्केन, और अल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, तो सिग्मा ही बॉन्ड होता है, पाई तो होता नहीं है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड ही कोवैलेंट बॉन्ड है। तो बिना स्ट्रक्चर बनाए हम फॉर्मूले से देख ले, पहले स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर का अगर हम सम करें तो 3 + 8 11, एक कम कर दे 10 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। जो सिग्मा है वही कोवैलेंट है, तो पाई बॉन्ड नहीं है। अल्केन के केस में पाई बॉन्ड है ही नहीं। तो इथेन के केस में देखिए 2 और 6 का सम हो गया 8, एक कम कर दीजिए 7। अगर हम बनाएं तो देखो, पहला प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन, सब जगह सिंगल बॉन्ड, और ये 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, टोटल 8 हाइड्रोजन हो गया। आप गिन लीजिए जितने हाइड्रोजन है वो तो सिंगल बॉन्ड बना ही रहे, इन दोनों कार्बन के बीच में एक, इन दोनों कार्बन के बीच में, इसीलिए फॉर्मूला आया जितने हाइड्रोजन है वो तो सिग्मा बनाएंगे ही बनाएंगे, सिंगल बनाएंगे ही बनाएंगे। कार्बन ओपन में 3 है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो 3 में एक कम किया तो 2 बना। इथेन के केस में भी यही है। स्ट्रक्चर या तो आप बना लीजिए या सिंपल लॉजिक लगाइए, जितने हाइड्रोजन है उतना तो हमें बनाना ही बनाना है सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में 2 कार्बन है, 1 2 है, 1 कम कर दीजिए, तो 6 और 1 7, यहां 8 और 2 10। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं इससे। अगर मैं अल्कीन देखो अल्कीन में एक एग्जांपल था C2H4। ये मैं जानबूझकर अनसैचुरेटेड बता रहा हूं। 2 कार्बन है तो इथ बोलेंगे, डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, इन बोल रहा हूं, इन। सिग्मा के लिए फॉर्मूला वही है, ओपन स्ट्रक्चर चाहे सैचुरेटेड रहे चाहे अनसैचुरेटेड रहे, सिग्मा बॉन्ड का नंबर यहां पर अभी भी वही रहेगा। कार्बन हाइड्रोजन के नंबर को जोड़िए, 4 और 2 6, एक कम कर दीजिए। अच्छा, इन में अनसैचुरेशन है तो इन के माने होते हैं 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, दोनों को ऐड कर दीजिए, सिग्मा प्लस पाई 6 कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। टोटल 6 कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसमें 5 सिग्मा है, 1 पाई है। एन में तो पाई बॉन्ड था ही नहीं, इसीलिए सिग्मा ही टोटल कोवैलेंट होता था। अब देखो, इसको बनाकर देखते हैं। इन के लिए 1 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, बाकी आप देखिए 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर, तो हाइड्रोजन तो 4 हो ही गए सिग्मा बॉन्ड वाले, 2 कार्बन है तो 1 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए 5 सिग्मा 1 पाई, टोटल 6 कोवैलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड 1 है, बाकी 4 सिंगल बॉन्ड है।
तो ये मैंने आपको अल्कीन का एक एडिशनल बता दिया, अदरवाइज यहां सिर्फ अल्केन थे जिस पर जवाब हो चुका है। या तो स्ट्रक्चर बना के गिन लीजिए या सीधे एक ट्रिक बनाइए, कार्बन हाइड्रोजन के नंबर को जोड़कर एक कम कर देंगे, सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। अगर इसमें पाई बॉन्ड नहीं है तो सिग्मा ही बॉन्ड टोटल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर इन का केस है तो सिग्मा निकालकर एक पाई बॉन्ड जोड़ दीजिए। आइन का केस है, सिग्मा निकालकर दो पाई बॉन्ड जोड़ दीजिए। आइन में दो पाई बॉन्ड होते हैं। चलिए आगे बढ़िए। Which of the following is an unsaturated hydrocarbon? देखो अनसैचुरेटेड कौन है, अनसैचुरेटेड कौन है? इसके नाम में एन लगा है, ये सैचुरेटेड है। इसके नाम में एन लगा है, सैचुरेटेड है। इसके नाम में एन लगा है, सैचुरेटेड है। इसके नाम में एन लगा है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। बेंजीन ऐसे भी पढ़ाया गया है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड भी अगर रहा तो इसको हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। पूरा नाम पढ़ते हैं, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोमीथेन, साइक्लोब्यूटेन, बेंजीन। अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो खाली सिंगल बॉन्ड है। साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर का एक रिंग है जहां खाली सिंगल बॉन्ड है। क्लोरोमीथेन एक कार्बन है, इसी पे क्लोरीन लगा दिया गया है, बाकी जगह हाइड्रोजन है। साइक्लोब्यूटेन 4 मेंबर का सिंगल रिंग है। चलो अब फॉर्मूले पर आते हैं। अच्छा, फॉर्मूला की बात हो रही इसलिए यहां पर बात करते हैं। रिंग की वजह से 2 कम कर दोगे, या तो स्ट्रक्चर बना के गिन लो कि 6 कार्बन है, हर कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन की जरूरत है, या फिर ऐसे सोचो, हेक्सेन के माने हो गए कार्बन 6, हाइड्रोजन दुगुने से 2 ज्यादा, ए नहीं इसलिए 12 2 14। साइक्लो में 2 कम कर देते हैं, 14 में 2 कम कर दो। साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब हुआ 4 कार्बन, एन होने की वजह से दुगुना से 2 ज्यादा होता है 10, 4 दूनी 8 2 10। साइक्लो का मतलब 2 कम, 10 में से 2 कम 8। तो साइक्लो के माने समझिएगा 2 कम कर देना, इन के माने भी 2 कम, बट इन अनसैचुरेटेड है। अब आइए, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखो साइक्लिक भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, अनसैचुरेटेड भी है। बात समझते हैं। जानबूझकर पहले हम इस ऑप्शन को नहीं देख रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में आप अल्केन सोचो, ये है अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला हाईएस्ट होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अगर रहते हैं तो वो अल्केन में रहते हैं। साइक्लिक की वजह से 2 कम होगा, तो ये +2 -2 कैंसिल हो गया। ये हो गया साइक्लिक अल्केन जो सैचुरेटेड है, अभी सैचुरेटेड बनाया है। अनसैचुरेटेड के लिए कम से कम 1 पाई बॉन्ड तो होना चाहिए। 1 पाई बॉन्ड का मतलब है कम से कम 2 हाइड्रोजन का कम हो जाना। 1 पाई बॉन्ड 2 हाइड्रोजन का कम हो जाना। तो मिनिमम स्ट्रक्चर ये है कि कार्बन जितना भी हो, हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 कम होना चाहिए, तभी आएगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड। कम से कम 2 कम होने चाहिए। अगर 2 से और कम हो गया इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड है। ये वाला जो -2 किया गया है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए किया गया है। यहां तक सैचुरेशन था, सैचुरेशन में साइक्लिक किया, ये है इन, फिर से दोनों मिला दिया तो आइन या डाई इन, डाई इन या आइन। तो कम से कम दुगुने से तो कम होना ही चाहिए। गिनो, दुगुने से 2 ज्यादा हेक्सेन है, ये है दुगुने से कम, ये है जस्ट 2 गुना, ये है जस्ट 2 गुना। तो करेक्ट आंसर हो गया बेंजीन। ये है C6H6 बेंजीन, साइक्लिक अनसैचुरेटेड, साइक्लिक भी है अनसैचुरेटेड भी है। यहां है साइक्लोहेक्सेन, ये है साइक्लोपेंटेन, ये है हेक्सेन। यहां है 6 कार्बन लाइन से ओपन स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6, CH3 CH2 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 CH3। ये है आपका साइक्लिक हेक्सेन और ये है साइक्लिक पेंटेन। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, और ये है आपका अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन। रिंग भी है, साथ में पाई बॉन्ड भी। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बेंजीन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 हैज। देखो बेंजीन बार बार हम बना रहे हैं, 6 मेंबर का एक क्लोज्ड रिंग है जहां अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। अगर हम सारे बॉन्ड की बात करें तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड। इसमें पूछा है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो अगर मैं सिंगल और सिग्मा बॉन्ड दोनों में अंतर बताऊं तो सिंगल बॉन्ड ये है सिंगल, ये है सिंगल 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 सिंगल, साथ में ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल, तो 6 ये 3 ये 9 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये सब सिग्मा भी है। सिंगल बॉन्ड तो कोवैलेंट सिग्मा बॉन्ड होता ही है। अब पाई बॉन्ड देखो, ये सिग्मा प्लस पाई डबल बॉन्ड, ये सिग्मा प्लस पाई डबल बॉन्ड, ये सिग्मा प्लस पाई, तो 3 डबल बॉन्ड है भाई, 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में रिंग के अंदर 3 जगह डबल बॉन्ड है, बाकी 3 जगह सिंगल बॉन्ड है, और बाकी रिंग के बाहर 6 हाइड्रोजन है, सब सिंगल है। तो 6 3 9 सिंगल 3 डबल, 6 सिंगल 6 डबल, 6 सिंगल 3 डबल, 12 सिंगल 3 डबल, 18 सिंगल बॉन्ड। खाली सिंगल बॉन्ड तो गलत है भाई, इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन देने वाले ने गलती क्या की है, इसको सिग्मा और पाई देना चाहिए था। अगर ये ऑप्शन को मैं कंसीडर करूं तो ये तो होगा सिग्मा, इस 3 डबल में एक सिग्मा है एक पाई है, एक पाई है एक सिग्मा है, एक पाई है एक सिग्मा है। तो ये सब सिग्मा और इसके अंदर 3 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। दूसरी बात फॉर्मूले पे आओ। सिग्मा बॉन्ड का अभी तरीका बताया था तुमको कि अगर रिंग स्ट्रक्चर हो, रिंग हो, तो कार्बन हाइड्रोजन के नंबर को जोड़ देना, घटाना 1 1। ओपन चेन में घटता है, क्लोज चेन अगर है, रिंग अगर है, क्लोज चेन है, कार्बन हाइड्रोजन के नंबर को जोड़ दो, सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। अब बेंजीन में 3 ही पाई बॉन्ड होता है, तो 12 सिग्मा 3 पाई। यहां से डायरेक्ट बना सकते हो या स्ट्रक्चर बनाकर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये सिंगल गलत है, सिग्मा होना चाहिए, डबल गलत है, पाई होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग मैं बी आंसर बोल दूंगा। बाकी 6 डबल बॉन्ड होता ही नहीं, 3 डबल बॉन्ड होता है लेकिन 6 सिंगल बॉन्ड नहीं होता। बाहर 6 सिंगल है, अंदर 3 सिंगल है। तो थोड़ा सा करेक्शन इसमें कर लेंगे तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी अगर सिंगल और डबल की बात करेंगे तब तो भाई आंसर ये होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है, तो हमने थोड़ा सा करेक्शन करके बोल दिया, वरना ये क्वेश्चन क्लिक करने पर डिलीट हो गया था। आइए अगला सवाल क्या है। द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आर CH2O and 180 ग्राम रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और 10th क्लास से थोड़ा सा ऊपर की चीज है। वैसे हम लॉजिक के बेस पे तो जवाब दे ही सकते थे। पहली बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ये है इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n फैक्टर। इंपेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मॉलिक्यूलर आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ये n फैक्टर हम कैसे निकालें। तो n फैक्टर हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास, डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। अच्छा, ये फॉर्मूला अलग से रटने की जरूरत नहीं है, अगर ये याद है तो ये याद हो जाएगा। बस करना क्या है, फॉर्मूला की जगह मास कर दो, तब भी ये फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास बराबर एम्पेरिकल मास इनटू n फैक्टर। n फैक्टर और यहां का एम्पेरिकल मास उठा के यहां डाल दो,
इंपेरिकल मास को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो क्वेश्चन में देखो अगर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, n फैक्टर जरूरत पड़ेगी, n फैक्टर नहीं दिया क्या है 180 ग्राम दिया है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास की जगह 180 ग्राम लिख दो। अब सवाल है इंपेरिकल मास, इंपेरिकल फॉर्मूला से आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है CH2O, इससे मास निकालो भाई। कार्बन का मास 12, हर हाइड्रोजन का मास 1, हाइड्रोजन की तादाद यहां 2 है, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16, जोड़ दो जरा, 16 और 2 18, 18 12 30, 30 ग्राम, 30 ग्राम इज द इंपेरिकल मास। इंपेरिकल फॉर्मूले से इंपेरिकल मास निकलता है, इंपेरिकल फॉर्मूले से इंपेरिकल मास निकलता है। तो मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम था, इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 था, CH2O था। इससे आपने n फैक्टर निकाला 180 ग्राम बटा 30 ग्राम, तो काट कुट के 6 आया, यानी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 से मल्टीप्लाई करने पे कार्बन की तादाद 1 इंटू 6 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन की तादाद 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन की तादाद। ये तरीका है मॉलिक्यूलर वेट निकालने का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, C6H12O6 ऑप्शन 6 सी, ऑप्शन सी। अच्छा, दूसरा लॉजिक जो मैं बात कर रहा था कि थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला वॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं थी, लॉजिक पे आप जवाब दे सकते थे। वो क्या आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, और क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। तो आप सोचो कि अगर ये आंसर होता तो इस फॉर्मूले से जब हम मास निकालते तो वो 180 आना चाहिए था। तो 12 कार्बन का होता है, 9 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन का 1 होता है, 18 से मल्टीप्लाई करो, 16 होता है ऑक्सीजन का 9 से, जरा करके निकालो। इसका सम 180 से बहुत ज्यादा आएगा, इसका सम तो अभी निकाले थे 30 आया था, तो ये 180 तो हुआ ही नहीं, और ये 180 से बहुत ज्यादा हो गया। 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 16 दूनी 32, 180 नहीं हो सकता। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, इससे अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकाले तो 180 ग्राम होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक और लॉजिक बताते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी CH2O को, ये तो खैर सब दिया हुआ है इत्तेफाक से, अगर कुछ उटपटांग दिया होता, जैसे इतना ही होगा, अब इसको आप या तो 1 से कीजिए, या 2 से कीजिए, या 3 से कीजिए, या 4 से कीजिए, या 5 से कीजिए, इन्हीं के मल्टीपल होंगे। ये n फैक्टर एक इंटीजर वैल्यू होता है, याद रखिएगा, इंटीजर वैल्यू होता है। तो यहां कार्बन 9 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हाइड्रोजन 2 9 18 हो गया, ऑक्सीजन 9 हो गया, ये 9 से मल्टीप्लाई हुआ है भाई। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 2 से हुआ है, यहाँ 6 से हुआ है। कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है जहां आप देखेंगे CH2O के इंटीजर वाले मल्टीपल है ही नहीं ऑप्शन में, यानी कुछ ऐसा ऑप्शन दे दे C5H12O4। तो सर आपने इसको कार्बन 5 देखा, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन 10 होना चाहिए था, ऑक्सीजन भी 5 होना चाहिए था, कुछ इस तरह का ऑप्शन दे दे। यहां ये 6 दे दे, ये 10 दे दे, ये O7 दे दे। तो मास निकालना बाद में सोचेंगे, पहले सोचेंगे 6 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 6 से होना चाहिए था, ये भी 6 से होना चाहिए था। तो कार्बन और हाइड्रोजन यहां अगर एक एक पीस है, तो जिस नंबर से कार्बन को मल्टीप्लाई कीजिएगा ऑक्सीजन को भी उसी नंबर से कीजिएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन बराबर आना चाहिए था, नहीं आया। या क्या पता यहां दे दे तो हाइड्रोजन डबल आना चाहिए था। यानी CH2 के ही मल्टीपल में अगर ऑप्शन है, उसके बाद मास निकालिए, उसके बाद आप मास निकालिए, फिर जोड़ जाड़ के बताइए। ये लॉजिकल बेस है, बाकी एक्सप्लेनेशन ये है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n फैक्टर होता है, n फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर मास बटा इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास इंपेरिकल फॉर्मूले से निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर बाय इंपेरिकल कीजिएगा, n फैक्टर आएगा, बाकी मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर दिया हुआ है स्ट्रक्चर का। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज,
अच्छा, इन तीनों ऑप्शन में देखेंगे, सॉरी तीनों क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको लास्ट में एक फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच ओ भी कहते हैं इसको शॉर्टकट में, सी एच ओ। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आईयूपीएससी में इसका सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, इसका सफिक्स इस्तेमाल करते हैं लास्ट में अल। तो अब चलिए हम बात करते हैं, और काउंटिंग इसी कार्बन से होती है। आईयूपीएससी नाम में काउंटिंग होगा। यह फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबर 1, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन 2, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन 3, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन 4, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन 5। 5 कार्बन है तो इसका नाम है पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 पांचों कार्बन के बीच में, तो ए। और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स के तौर पे अल इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हो गया पेंटेनल। पेंटेनॉल ये एल्कोहल है भाई, ये एल्कोहल है। स्ट्रक्चर ये है पेंटेनॉल का, 1 2 3 4 5 और इस पर OH लग जाए, ये पेंटेनॉल है। यही जवाब सही है, पेंटेनल। पेंटेनॉल नहीं, ये कीटोन है भैया, ये कीटोन है। ये ओन जो है ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है, और कीटोन होता है ये, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, हाइड्रोजन नहीं हो। ब्यूटाल्डिहाइड नहीं भाई, ब्यूटाल्डिहाइड नहीं होगा, ब्यूटाल्डिहाइड नहीं होगा। हाउ इज नेम, फिर वही कहानी, ये वापस से एल्डिहाइड है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन बॉन्ड सिंगल, इसका नाम हो गया 1, इसको कहा 2, इसको कहा 3। 3 को कहते हैं प्रोप। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड का सफिक्स है अल। प्रोपेनॉल नहीं भाई, प्रोपेनॉल नहीं, एल्कोहल नहीं, प्रोपेनल सही जवाब है। ये कीटोन फिर से हो गया, प्रोपीन नहीं, यहां तो डबल बॉन्ड आ रहा है, इन बोला है। वापस से एल्डिहाइड 1 2 3, ये सेम ही है, सेम क्वेश्चन है 2020 में 2015 में। चलिए भाई, 3 कार्बन है, प्रोपेनॉल नहीं, प्रोपेनॉल नहीं, प्रोपेनल, प्रोपीन नहीं, सेम क्वेश्चन दे दिया था। तो यहां प्रोपेनल है, प्रोपेनल है, और यहां पेंटेनल है। 5 कार्बन है, याद रखेंगे। काउंटिंग उसी कार्बन से शुरू होगी जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से काउंटिंग करते हुए चलेंगे, और ये पूरी कहानी। नेक्स्ट, तो चलिए पहला पार्ट था जिसमें हमने सेम टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर डिस्कस किए, जिसमें आईपीएससी नोमेनक्लेचर तक हम लोगों ने ले लिया है। तो अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और ये इस साल के सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। अल्लाह हाफिज।